नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय बहुत गंभीर है और विषय इतना गंभीर है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इन दो देशों में जो दो देश क्लैश चल रहा है और उन दो देशों में क्लैश भी किसका, शिव मंदिर का, शिव मंदिर के कब्जे को लेकर। और शिव मंदिर के कब्जे को लेकर अगर कोई प्रधानमंत्री किसी एक देश का दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात करता है और ये कहता है कि भाई ये विषय है, इसको सॉल्व करना है, वो ऑडियो लीक हो जाती है, इस बात का उसके ऊपर प्रेशर है कि ये शिव मंदिर दूसरे देश को देना चाहती है। अब प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश को देना चाहते हैं या चाहती है तो उस देश के लोग राजधानी में आकर एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं और इतना बड़ा प्रदर्शन करते हैं कि वो ये घोषित करते हैं कि प्रधानमंत्री दूसरे देश से मिली हुई है और वो प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन करती है। लेकिन उस देश का कानून भी, वहां राजा का शासन है, राजा के शासन के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वो जो इलेक्शन सिस्टम है अपनी बॉडी का चुनने का, वो सब बात ठीक है, लेकिन वहां राजा ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रखी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर एथिकल आधार पर मुकदमा होता है। सेनेटर्स जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं वो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में केस डालते हैं। 7 जजेस की बेंच बैठती है। 7 जजेस की बेंच में 5 ये संस्तुति देती है कि प्रधानमंत्री ने वायलेशन किया है, प्रमे फसाई ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्र के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री को सस्पेंड किया जाता है, कानूनन सस्पेंड किया जाता है। केवल ये पहले प्रधानमंत्री नहीं जो सस्पेंड किए गए, इससे पहले के प्रधानमंत्री पिछले साल वो भी सस्पेंड किए गए थे एथिकल डिफेक्शन में। और करंट प्रधानमंत्री के पिता जो कि सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, उनको भी सस्पेंड किया गया था, उनको भी हटाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इतनी स्ट्रांग हो सकती है किसी देश में कि चुने हुए नेता को हटा दे या सस्पेंड कर दे या उनके ऊपर लगाए हुए एलिगेशंस प्रूव हो जाएं तो उनको रिमूव कर दे। यह मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रियों में इस तरह के कानूनों की अभी आवश्यकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, पहले ये सारे हिंदू देश हुआ करते थे बौद्ध के जाने से पहले। मैं आपको बता दूं कि एशिया मोस्टली हिंदुइज्म को फॉलो करता था, खास तौर से भारत के पूर्व में। भारत के पश्चिम में जब हम बात करेंगे तो वो भी हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, लेकिन वो इतने बड़े आक्रांता कि उन्होंने निशानियां भी मिटा दी। उन्होंने निशानियां मिटाकर बिल्कुल प्लेन कर दिया कि भाई पुराने वाले की निशानी भी क्यों रहना, निशानी रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं से वो बात निकल कर आएगी तो लोगों को वापस आने का अवसर मिलेगा, वापस आने के लिए एक रास्ता रहेगा, इसलिए वो निशानियां भी मिटा दो। अफगानिस्तान का हाल हमने देखा, अफगानिस्तान के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्तियां गिराई गई। हमने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा आज से 75 साल पहले, और उसने भी मंदिर गिरा दिए। हमने बांग्लादेश को देखा कि वहां अभी भी ठीक ठाक 10% के लगभग आबादी है, लेकिन वो ढकेश्वरी देवी मंदिर को गिराने का प्रयास करते हैं, वो मंदिरों को तोड़फोड़ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो आक्रांता वर्ग है जो बिना किसी बैकग्राउंड के सामने आए। उनका काम केवल भू राजनीतिक आंदोलन करना था, लेकिन रिलीजन के आधार पर करना था, इसलिए रिलीजन उनके दिमाग में है। परिणाम यह है कि वो पूरे पुराने वाले जो सिस्टम है उसको ध्वस्त करते हैं। लेकिन भारत से जब बुद्ध का उदय हुआ और अशोक का शासन आया तो अशोक ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में सब जगह बुद्ध का प्रचार किया, और उन देशों में जो हिंदुइज्म चल रहा था उसमें बुद्ध प्रिवेल कर गए। चाइना उसका इलस्ट्रेशन है, कंबोडिया उसका बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन है, थाईलैंड उसका इलस्ट्रेशन है, म्यांमार उसका इलस्ट्रेशन है, लाओस उसका इलस्ट्रेशन है, बाली द्वीप उसका इलस्ट्रेशन है, मतलब इंडोनेशिया मलेशिया उसका इलस्ट्रेशन है, और जहां तक हम बात करें मंगोलिया उसका इलस्ट्रेशन है, या जापान कोरिया में चले जाएं, ये सारे वो देश हैं जो कि पहले मंदिरों से गवर्न होते थे। हिंदुइज्म जहां पर बेसिक हिंदुइज्म चलता था, वहां हिंदुओं के एक देवता, एक अवतार, 10वें अवतार जिनको कहते हैं, भगवान बुद्ध का जब प्रचार हुआ तो उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। आज भी इन देशों में बुद्धिज्म ही चलता है, लेकिन बुद्धिज्म का मतलब नॉन हिंदू नहीं,
बुद्धिज्म का मतलब हिंदुइज्म को खत्म करना नहीं, इस्लाम का मतलब तो हिंदुइज्म को खत्म करना है, ईसाईयत का मतलब है हिंदुइज्म को खत्म करना, यहूदियों का मतलब है हिंदुइज्म को खत्म करना, लेकिन बुद्धिज्म का मतलब हिंदुओं को खत्म करना नहीं। उसका अगर दूसरा इलस्ट्रेशन देखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर जिस समय बुद्धिज्म को स्वीकार कर रहे हैं तो संघ के एक प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उनके सेवा में थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप तो हिंदुइज्म के इतने बड़े पुरोधा हैं, आप इस्लाम के इतने बड़े विरोधी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने वो गजब किए थे, इस्लाम को आपने खोल कर रखा था और फिर भी आपने संप्रदाय परिवर्तन किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कमरा बदला है, घर नहीं। कमरा मतलब घर हिंदुइज्म है, उसका एक कमरा बुद्धिज्म है, तो हमने कमरा बदला है, घर नहीं। हम आज भी वही हैं। और इसका दूसरा इलस्ट्रेशन भगवान बुद्ध के फॉलोवर्स में या उनके जो ट्रू फॉलोवर्स थे, जो उनके शिष्य थे, उनमें कुशक बकुला ने 17वें 18वें और 19वें कुशक बकुला हिंदुस्तान में पैदा हुए, लद्दाख में पैदा हुए। उन्होंने भी ये बात की घोषणा की कि हम हिंदू हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन मूलतः हम हिंदू हैं। खैर, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड, ये तीनों ही बुद्धिज्म को मानने वाले देश हैं। और इन सभी जगह, कंबोडिया में तो आज भी उन्होंने मंदिरों को हेरिटेज घोषित करके रखा है और हिंदुस्तान से बहुत बड़ा वर्ग वहां पर्यटन के लिए जाता है, बल्कि वो तीर्थाटन के लिए जाता है। वो पर्यटन के लिए नहीं, तीर्थाटन के लिए कंबोडिया जाता है। अब कंबोडिया और थाईलैंड कभी फ्रांस की कॉलोनियां हुआ करते थे। हम सब जानते ही हैं कि 1939 में विश्व युद्ध हुआ। 1945 में जब यूएनओ बना तो यूएनओ ने यह तय किया कि यूएनओ के सदस्य वही रह सकते हैं, यूएनओ उसी का संरक्षण करेगा जो उपनिवेशवाद को नहीं मानेगा, और अगर उसने उपनिवेशवाद करके रखा तो उन देशों को छोड़ना पड़ेगा। ब्रिटेन ने हमको छोड़ा, बहुत सारे देशों को छोड़ा, फ्रांस ने छोड़ा, बेल्जियम ने छोड़ा, पुर्तगाल ने छोड़ा, उस समय नीदरलैंड ने छोड़ा, या इटली की कॉलोनियां थी उन्होंने छोड़ा, सबकी कॉलोनियां, यूरोप पूरी कॉलोनियों पर व्यापार करता था, यूरोप का कब्जा था, सबको छोड़ना पड़ा। लगभग 150 देश उस समय आजाद हुए। उन 150 देशों में कंबोडिया और थाईलैंड दोनों थे। अब यहां पर जो समस्या आई वो ये आई कि कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही देशों के बॉर्डर पर, दोनों देशों के बॉर्डर पर एक विशाल शिव मंदिर, और वो शिव मंदिर कुछ इस प्रकार का कि दोनों देश के जो अभी हिंदुइज्म को मानने वाले हैं या पर्यटन जो जाता है वो उस शिव मंदिर पर जाता है। अब शिव मंदिर पर कहानी ये हुई कि कंबोडिया की कुछ महिलाएं वहां दर्शन करने गई। दर्शन करते समय उन्होंने अपना लोकल भाषा में गीत गाया। हम सब जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति तो ऐसी है या हिंदू संस्कृति तो ऐसी है। जब उन्होंने अपने देश के भाषा में, कंबोडियन भाषा में गीत गाया तो थाईलैंड के सैनिक वहां पर थे। थाईलैंड के सैनिकों ने वहां उनकी मारपिटाई कर दी, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर एक सैनिक उधर का मारा गया, सैनिक की हत्या हो गई। अब ये जब बात चली और उस पर कब्जे शब्जे के मतलब दोनों भी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री, जो कोई नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, 37 साल की आयु है, हमने सबने देखा होगा मोदी जी के साथ उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी दिखाई दे रही थी, और वो वहां उस विषय को सॉल्व करने पर आ गई। पेटोंग टार्न सनाबात्रा, ये उनका नाम है, वो उसको सॉल्व करने की बात आ गई। थाईलैंड और कंबोडिया जब एक ही के कॉलोनी हुआ करते थे तो दोनों देशों के नेताओं ने, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन चलाए थे, वो दोनों देशों के अभी राष्ट्र प्रमुख हैं। यानी कि ये जो पेंटागोन टन हैं, इनके पिता इधर, और इस समय जो कंबोडिया के प्रेसिडेंट हैं वो दोनों मित्र हुआ करते थे। जब फ्रांस यहां से गया, फ्रांस और पूरी के पूरी यूरोप का एक खेल था, जब वो यहां से वापस गए तो कई देशों के टुकड़े कर गए थे। भारत को भी 500 टुकड़ों में बांटकर जाना चाहते थे, वो सारे देशों के टुकड़े कर गए थे। तो वहां कंबोडिया और थाईलैंड दो देश बने, लाओस बना। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पिता और
कंबोडिया के जो राष्ट्रपति वो दोनों एक दूसरे से परिचित थे, ये बच्ची भी उनके साथ अच्छा उसका केमिस्ट्री थी। इस प्रधानमंत्री ने, जो आज प्रधानमंत्री है, इन्होंने अंकल से बात की, अपने पिता के मित्र से बात की, फोन पर बात करी। बात होते होते ये बात आई कि भाई बॉर्डर पर शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में क्या होना है, हम लोग मिलकर तय कर लेते हैं कि कैसे उस शिव मंदिर में हमारी पूजा पाठ होगी, कैसे उनका पर्यटन होगा, कैसे क्या होगा। ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकाला जा सकता है। विरोधियों ने ये ऑडियो लीक कर दी। जब वो लीक हो गई तो ये माना गया कि कंबोडिया, जो कि थाईलैंड के अगेंस्ट में खड़ा है फ्रांस की कृपा से, जब फ्रांस यहां से गया तो दोनों को लड़ा कर गया होगा, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को जब अंग्रेज यहां से गया तो ठीक ठाक लड़ा कर गया, अभी भी लड़ रहे हैं, वो वैमनस्यता उनमें रही होगी। प्रधानमंत्री 37 साल की हैं, इसका मतलब यह है कि वो नई सोच के साथ आई, वो बहुत कुछ ऐसा सोचती होंगी कि भाई मैं सॉल्व कर सकती हूं। प्रधानमंत्री की ऑडियो लीक हुई, एलिगेशन ये लगाया कि वो कंबोडिया के साथ मिल गई हैं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिल गई हैं। शिव मंदिर का विवाद है, शिव मंदिर में दोनों लोग दर्शन कैसे करेंगे, शिव मंदिर में कैसा होगा, ये सवाल है। अब दूसरी तरफ से, यानी कि कंबोडिया की तरफ से चीन खड़ा हो गया। क्योंकि आज की जो प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड की, वो प्रो इंडिया है, वो पूरा वर्ग प्रो इंडिया है। हमने उनकी केमिस्ट्री भी हम सबके साथ देखी होगी, भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी देखी, बहुत कुछ देखा, वो प्रो इंडिया है। अब चीन स्वाभाविक रूप से प्रो इंडिया है तो उनके पीछे पड़ेगा। चीन ने वो षड्यंत्र रचा कंबोडिया की तरफ से, लाओस की तरफ से, कि इधर ऑडियो लीक हो गई, जासूसी चीन करता ही है। नतीजा निकला कि लाखों नागरिक भड़क गए थाईलैंड के, वो राजधानी पर आ गए, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगे, अपोजिशन प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगा, अपोजिशन ने एलिगेशन लगा दिया कि प्रधानमंत्री बिक गया है, अपोजिशन ने एलिगेशन लगा दिया कि सेना को सबोटेज कर रहा है प्रधानमंत्री, वहां विवाद चल रहा है और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। हालांकि पूरे विश्व की थ्योरी यह है, और भारत की थ्योरी भी है, कि विवाद की जगह संवाद होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने कल भी ट्रिनिडाद टोबैगो में, या उधर माली वाले विवाद में, या जब वो घाना गए हैं वहां पर भी कहा, लगातार हम तो जिस समय रूस और यूक्रेन चल रहा था तब भी हम यही कह रहे थे, और प्रधानमंत्री ने चीन में तो जाकर कहा कि हमने तुमको बुद्ध दिया और लोगों ने हमको युद्ध दिया। वो 62 की घटना बता रहे थे कि हमने तो तुमको बुद्ध दिया। बुद्ध का मतलब शांति, तो वार्ता से होनी चाहिए, विवाद नहीं, संवाद होना चाहिए। यह भारत की ऑफिशियल लाइन है। तो सीधी सी बात है, अगर थाईलैंड की प्रधानमंत्री बात कर रही हैं इश्यू सॉल्व करने के लिए, तो ये एंटी नेशनल कैसे हो सकता है, सवाल ये था। लेकिन एलिगेशन लगा दिया गया। एलिगेशन लगाने के बाद सीनेट के सदस्य मतलब है कि वहां कुछ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के कोर्ट में पिटीशन डाल दी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुनवाई करते समय यह बात स्वीकार की कि भाई ऑडियो इनका है, तो उन्होंने कहा कि इस पर फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम फिलहाल इनको सस्पेंड करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को जब तक इंक्वायरी चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है। थाकसिन शिनावात्रा, जो इनके पिता हुआ करते थे, उनको भी 2006 में मिलिट्री शासन ने हटा दिया था। तब मिलिट्री शासन ने हटाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पिछले साल भी ये जो पेंटोंग टार्न हैं, यानी कि सिनावात्रा के पहले वाले प्रधानमंत्री भी हटाए गए थे, तो इनको हटा दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड करने के बाद अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वाकई में इनका इंटेंशन क्या था, ये क्या करना चाहती थी, ये क्या शिव मंदिर का विवाद सॉल्व करना चाहती थी, या अपनी ही आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई। क्योंकि मिलिट्री एक्शन था अचानक, जो बॉर्डर पर लगे हुए मिलिट्री के सिपाही थे, उन्होंने वो जो कंबोडिया की महिलाएं कंबोडियन भाषा में वहां भगवान के गीत गा रही थी, इनको अच्छा नहीं लगा, तो कहते हैं ये एलिगेशन लगा कि अपने ही सैनिकों के खिलाफ ये
कंबोडियन प्रेसिडेंट से बात कर रही थी। ये एलिगेशन लगाए गए। मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट केस है मोदी जी के लिए, भारत के लिए, कि चीन बीच में खेल खेल रहा है। भारत की चूंकि संस्कृति, कंबोडिया और थाईलैंड दोनों की संस्कृति, ओल्ड संस्कृति भारत की ही संस्कृति है, क्योंकि दोनों ही देश मंदिरों से भरे पड़े हैं, इसलिए मुझे लगता है भारत लेजिटिमेट मध्यस्थ हो सकता है और भारत को मध्यस्थता इसमें करनी चाहिए। अगर भारत मध्यस्थता नहीं करेगा तो चीन, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड तीनों को लड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो लगातार लड़ा ही रहे। परिणाम यह भी करवा सकता है चीन कि मंदिर पर ही कुछ आघात लगा दे। लेकिन कंबोडिया मंदिरों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा फंड जारी करता है और कंबोडिया की सरकार हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को संरक्षित करती है, भले ही वो इस समय उनकी बड़ी आबादी बुद्ध धर्म को फॉलो करती है। थाईलैंड में भी सनाबात्रा और इनका जो परिवार है वो हिंदुइज्म के पोषण के लिए जाना जाता है। ये अयोध्या, आप सबको याद होगा अयोध्या वाला प्रकरण आया था, मोदी योगी जी के साथ बैठना उठना हुआ था, फिर वो हमने जब दीपोत्सव मनाया तो उनको बुलाया था भारत में। ये बातें चीन को अच्छी नहीं लग सकती भारत के साथ संबंध बनने पर, क्योंकि थाईलैंड ये मानकर चलता है कि उनके पूर्वज भारतीय हैं और लाओस में बड़े बड़े विशाल, विश्व के सबसे बड़े मंदिर आज भी लाओस में ही संरक्षित हैं। जिस समय वहां वर्धन परिवार का, वर्धन वंश का शासन हुआ करता था, उस समय उन्होंने ये मंदिरों की श्रृंखलाएं बनवाई थी। भगवान बुद्ध के आने से पहले वहां पूर्ण रूप से एक भारतीय संस्कृति, या मैं कहूं एक हिंदू संस्कृति प्रिवेल कर रही थी। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या मंदिर विवाद में पीएम भी निपटाई जा सकती है? क्या मंदिर विवाद में दो देश लड़ भी सकते हैं, या फिर भारत बीच में पड़कर दोनों देशों के बीच एक समझौता करवा ले, मंदिर भगवान शिव के नाम से वहां अपनी संस्कृति को पोषण करने के लिए अग्रसर हो सके? ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आग्रह करता हूं मोदी जी से कि उनको इस विषय में पढ़ना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं योगी जी से, चूंकि वो थाईलैंड और अयोध्या और उत्तर प्रदेश का लिंक लगाया जाता है, कि योगी जी भी वहां यात्रा करके इन विषयों को सॉल्व करवा सकते हैं, दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करवा सकते हैं, वे चीन को वहां से आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस लेक्चर को, इस विषय को सभी को घर घर पहुंचाना चाहिए। एक विषय और मैं लगातार भूल जाता हूं, इस समय YouTube कोई एक्शन ले रहा है, क्या हो रहा है? सब्सक्राइबर मेरे रोज 100, 200, 400 जा रहे हैं, आने के बजाय जा रहे हैं। जा रहे हैं का मतलब ये YouTube का कोई खेल तो नहीं है, या कहीं विरोधियों ने कुछ स्ट्राइक रिपोर्ट और वो कुछ अनलाइक कुछ तो नहीं कर रहे। वो तभी ठीक हो सकता है जब आप उस पर इनिशिएट करते हुए घर घर में ये विषय जो शिव मंदिर विवाद है, इस विषय को घर घर पहुंचाएं, ताकि मोदी जी के पास तक पहुंचे और योगी जी के पास तक पहुंचे और इसमें शिव मंदिर का संरक्षण किया जा सके, दो देशों की सुलह करवाई जा सके, उनका विवाद सॉल्व किया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।